हेलो क्लास बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आखिर अंग्रेज भारत में आए और यहाँ आकर वो क्या हुए, इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैसे हम ये सब कैसे हुआ, इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए बच्चों, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो औरंगजेब थे मुगल बादशाहों में, वो सब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मीन सबसे शक्तिशाली बादशाह थे वो, और आखिरी बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो उस समय वर्तमान जो भारत था, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, एक नियंत्रण कर लिया था। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, देखिए 1707 में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। जब उनकी मृत्यु हो गई, किसकी, औरंगजेब जो शक्तिशाली बादशाह थे, उनकी मृत्यु के बाद क्या होने लगा, बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, तो क्या हुआ, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो जो दिल्ली थी वो बहुत अधिक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। तो क्या हुआ बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो क्या हुआ, जब बहुत सारी क्या होने लगी, रियासतें सामने आने लगी, तो दिल्ली क्या हुआ, अधिक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो फिर क्या हुआ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। कि और आप जानते हैं, अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे। तो अंग्रेज कैसे आए थे, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ भारत में क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ के इलाकों में वो कब्जे करें, या ऐसी कोई इंटरेस्ट उनका नहीं था या दिलचस्पी नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, जबकि वो व्यापार करने भारत में आए थे। क्यों आए थे व्यापार करने, व्यापार करने यहाँ पे आए थे, जबकि लेकिन क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया कि वो यहाँ के विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो सिर्फ उन कब्जे का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक दिन वो क्या हुए, इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो इस चैप्टर में हम सब यही पढ़ेंगे, आप देखेंगे आगे। चैप्टर में आगे दिया हुआ है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो देखिए, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। क्या क्या, देखिए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात चार्टर मीन्स इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। जो कंपनी थी उसको पूरब में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और इस इजाजतनामे का मतलब ये था, इसका मीनिंग ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया से होड़ नहीं कर सकती। जो कंपनी ने इजाज़तनामा लिया, इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती, होड़ नहीं कर सकती। तो आप समझ रहे हैं, इस चार्टर के सारे कंपनी क्या करती थी, समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खाल सकती थी। जो ये इजाज़तनामा मिला था, उसके आधार पर क्या कर सकती थी कंपनी, समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को खाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। जो इजाज़तनामा मिला था उसके आधार पर वो समुद्र पार करके वहाँ क्या कर सकती थी, नए इलाकों को खोज सकती थी, खगाल सकती थी, और वहाँ से सामान को खरीद कर, सस्ती कीमत पर सामान को खरीद कर, चीज़ों को खरीद कर वो यूरोप में बहुत महंगी कीमतों में उसको बेच सकती
थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। जो कंपनी थी, जो अंग्रेज व्यापारी और कंपनियां भी होती हैं, उनसे कोई ऐसा भय नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उसी को ये इजाज़त मिली थी। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वाणिज्यिक मीन्स होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। मीन्स अभी हमने पढ़ा कि क्या करते थे भाई, जो इजाज़तनामा मिला था उसके आधार पर वो क्या कर सकते थे, समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खोज कर वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ों को खरीद कर यूरोप में ऊँची व्यापार कीमत पर बेच सकते थे। तो यही क्या है आपका वाणिज्यिक। वाणिज्यिक में क्या है, एक ऐसा व्यवसाय उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर लोग वहाँ से सस्ती कीमत पर खरीदते थे और यूरोप में जाकर उसे में ऊँची कीमतों पे बेच देते थे। यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफ़ा कमाना, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। अगर कोई कॉम्पिटिशन वाला हो जाएगा, उनके प्रतिस्पर्धा वाला आ जाएगा, तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाते या परेशानी होती है। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो, तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज़ दूसरी यूरोपीय कंपनियों को पूरब के बाज़ार में आने से नहीं रोक सकता था। लेकिन जो ये शाही दस्तावेज़ था, वो दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ार में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड में जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो देखिए, इस तरीके से जो यूरोपीय थे, उन्होंने क्या कर दिया था, भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। देखिए, वहाँ गोवा में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। देख रहे हैं आप किस तरीके से। और फिर क्या हुआ, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। देखिए, पुर्तगाल के जो खोजी यात्री थे वास्को द गामा ने क्या किया, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। देखिए, इस तरीके से क्या किया उनने, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि पुर्तगाल के कौन से यात्री ने भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया, तो आप कहेंगे पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। तो धीरे धीरे देखिए, सब लोग क्या करने लगे भारत में, क्या करने लगे, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। देखिए, धीरे धीरे सारे व्यापारी सामने आने लगे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी, अपना मुनाफा कमाना चाहती थी। तो समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। कौन से बाजार में, यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती व कपड़े व रेशम का जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा देखिए, यहाँ के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी का भी जबरदस्त वहां पर मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब यूरोपीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, भारतीय बाजारों में भी इन चीज़ों की फिर कीमतें बढ़ने लगी। तो और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। जो मुनाफा मिलता था वो गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करें। तो अब जो जिनसे उनकी प्रतिस्पर्धा थी, उनको ही खत्म कर दे। लिहाजा क्या हुआ, बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरुआत हुई। जब वो कंपनी कहने लगी मैं लेती हूँ वो कंपनी, तो उनके बीच में क्या होने लगी, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और लड़ाइयों की शुरुआत कर दी।
17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती। देखिए, इस तरीके से बच्चों की तरह वहाँ पे लड़ाई होती थी। वो कंपनी अपने फ़ायदे के लिए दूसरी कंपनी का जहाज़ डुबो देती थी। रास्ते में रुकावटें खड़ी करती थी कि वो सामान खरीदने के लिए ना जा सकें और माल के लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। जिन जहाज़ों में सामान रहता था, उन जहाज़ों को भी आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चलता था और ये वाला जो व्यापार था वह हथियारों की मदद से चलता रहा रहा था और व्यापारियों चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। जो व्यापारिक चौकियां थीं उनको क्या किया जाता था, किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। जो स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव होने लगा। क्यों? कि व्यापार में मुनाफा कमाने की जो इनकी कोशिशें थी उनके कारण स्थानीय शासकों से भी उनका क्या होने लगा, टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। व्यापार और कंपनी जो व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना जो कंपनी थी उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। जो ये मुश्किल था ये कैसे हुआ इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार में बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651, देखिए बच्चों, हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनाई गई वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहले इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई, तो आप आंसर देंगे पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। जो कंपनी के व्यापारी थे वो सब यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। देखिए, जो चीज़ें निर्यात होती थी उनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता था? जमा कर दिया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जो ऑफिसर्स थे वो वहीं पर बैठते थे। जैसे जैसे क्या हुआ, व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने की तैयारी करनी। अब जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ने लगा तो कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों ने क्या किया, जो फैक्ट्री थी उसके आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया उनको। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफ़सरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। देखिए, किस तरीके से उसने मुगल अफ़सरों को रिश्वत देकर क्या किया, 3 गाँवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गाँव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया। देखिए, क्या था? कौन-सा गाँव था? कालीकाता था, जो बाद में क्या बन गया? कलकत्ता। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी में को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। जो कंपनी थी उसने मुगल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया, जो औरंगज़ेब थे उनको भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगी, रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, औरंगज़ेब ने फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफ़सर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, यह छूट नहीं थी। उन्हें यह छूट नहीं थी। सिर्फ़ कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन जो कंपनी के जो अफ़सर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन क्या हुआ देखिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। सिर्फ़ क्या था, जो औरंगज़ेब थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ़ कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो और अफ़सर थे जो निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्होंने भी क्या कर दिया, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। जो राजस्व वसूली होती थी वो बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान
विरोध क्यों ना करते? जब ऐसा हुआ तो किसने किया? जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान उन्होंने विरोध किया। तो आप देखेंगे जो फरमान होता है, फरमान का मीनिंग क्या होता है? एक शाही आदेश जो कि औरंगज़ेब के द्वारा दिया गया था। औरंगज़ेब ने जो जो दिया था, औरंगज़ेब ने एक शाही आदेश में केवल क्या था? कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था या मिला था कहेंगे। तो फरमान मीन्स होता है एक शाही आदेश। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। आगे बच्चों देखिए व्यापार से युद्धों तक, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप आगे पढ़ते जाइएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों हिस्ट्री है, स्टोरी सी है, देखिए आप इसको पढ़ते जाइए तब ज़्यादा आपको समझ में अच्छे से आएगा। कोर्स बहुत है बच्चों, तो आपको खुद भी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।